जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो सभी स्टूडेंट एक नए एनर्जी और एक नए जोश के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है, कड़वक पाठ के रचयिता कौन है। प्रश्न क्या है पहला, कड़वक पाठ के रचयिता कौन है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि कड़वक पाठ के जो रचयिता वो मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनकी जन्म 1492 में हुआ था। कब हुआ था? 1492 में। और अगर जन्म स्थान पूछे तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म स्थान है वो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। और अगर इनकी निधन पूछ लिया जाए तो निधन क्या बताना है? 1548 में। कब हुआ था निधन? 1548 में। और आपका अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को राष्ट्रीय पुरस्कार वो 1993 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1993 में। तो आपका 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या प्रश्न? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो सभी स्टूडेंट याद रखें, इनके जो लेखक है जूठन के वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म याद रखिएगा 30 जून 1950 को। कब हुआ था? 30 जून 1950 को। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, खीर शब्द में कौन सा लिंग है। क्या है? खीर शब्द में कौन सा लिंग है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, खीर शब्द जो है उनमें स्त्रीलिंग लिंग है। कौन सा? स्त्रीलिंग है। कौन सा? स्त्रीलिंग। तो आपका 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, गंगा शब्द में कौन सा लिंग है। क्या है अगला प्रश्न? गंगा शब्द में कौन सा लिंग है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, गंगा शब्द जो वो स्त्रीलिंग है। क्या है? गंगा शब्द वो एक स्त्रीलिंग है। और आपका अगला प्रश्न है, वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा। वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा शब्द जिससे दुनिया भर में केवल एक व्यक्ति या वस्तु या जगह या स्थान किसी का भी बोध हो, केवल और केवल एक, यानी प्रॉपर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक की बात या जिक्र किया जाए तो समझ लेना सभी स्टूडेंट की वो कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वाराणसी मतलब किसी एक जगह का नाम है, तो इसलिए यह किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किनके अंतर्गत दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो आपका 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। क्या है? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, संज्ञा के जो प्रकार है वो अर्थ के अनुसार 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो आपका 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें बताना जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पशु ये भी जातिवाचक संज्ञा है। मकान ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आगरा जो है यह किसी एक जगह का नाम है। क्या? एक जगह या शहर का नाम है। तो यह तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सभी स्टूडेंट याद रखिए, आगरा कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
और आपका अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि अग्नि शब्द का तद्भव रूप वो आग है। क्या है? आग है। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। और आपका अगला प्रश्न है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? अगला प्रश्न क्या है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, प्रेम के जो पीर के कवि है वो किनको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी जी को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये भी पूछ सकता है कि पद्मावत के लेखक कौन है? क्या पूछ सकता है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, ये भी कौन है? पद्मावत के लेखक जैसी जी ही है। कौन है? जैसी जी। यानी प्रेम के पीर के कवि भी कौन है? जैसी जी। और पद्मावत के लेखक भी कौन है? जैसी जी। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? क्या अगला प्रश्न? स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। तो कौन कौन? तो याद रखिएगा सभी दोस्त अच्छे से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्या सब? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? इनमें शुद्ध शब्द बताना है कि निम्न में से कौन है? इतिहास, परीक्षा, इतिहास, परीक्षा या पुरस्कार या दुर्घटना। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, इनमें जो है शुद्ध शब्द वो परीक्षा है। क्या? परीक्षा है। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का जो नाम है वो पार्वती देवी था। कौन? क्या था नाम? पार्वती देवी। और अगर इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। तो आपका 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि ओ का उच्चारण स्थान है। सभी स्टूडेंट को बताना है कि ओ जो है इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, तो ओ का उच्चारण स्थान वो कंठ है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ है। और इनके अलावा और कंठ के अंतर्गत क्या सब आते हैं? तो ओ आ पूरा याद रखिएगा, ओ वर्ग पूरा, यानी ओ आ हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ, ये जो 6 होता है ओ आ पहाड़ा के अंतर्गत ये 6 हो जाएगा। इनके अतिरिक्त तो और भी होते हैं, विसर्ग और हो, ये भी याद रखिएगा। किनके अंतर्गत आते हैं? विसर्ग और हो। और ओ आ पूरा तो वो कंठ के अंतर्गत आते हैं। किनके अंतर्गत दोस्त? कंठ के अंतर्गत। यानी अगर इन सबों का उच्चारण होगा तो वो कंठ से किया जाएगा। ठीक है, तो आपका 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, वो का उच्चारण स्थान है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, वो का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। और वो के अलावा, पहले तो ये बात याद रखिएगा कि वो के अलावा भी और कुछ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। पहले तो ये बता दीजिए कि वो किस पहाड़ा में अंतर्गत आता है। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि वो जो है वो प फ ब भ में आता है। किस में आता है? प फ ब भ में। तो प से लेकर के म तक जो पहाड़ा, ये सबका भी उच्चारण किस में आएगा? ओष्ठ में, यानी प फ ब भ म। और इनके अलावा भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ब के अलावा, यानी प फ ब भ म। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? क्या प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। और अगर बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून
1944 में। और अगर निधन की बात करें तो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, बोधा सिंह का जो जिक्र है वह उसने कहा था कहानी में। किस में है? उसने कहा था कहानी में। और अगर बात करें उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी का लेखक जो है वो कि कौन सा है, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी है। और इनमें और भी ऐसे नायक सब के बारे में जिक्र किया गया जिनका सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। लहना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह और सूबेदारनी का भी जिक्र किया गया है। ये भी सब भी याद रखिएगा। किनके अतिरिक्त? बोधा सिंह के अतिरिक्त। क्या सब? लहना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह और सूबेदारनी। तो आपका भी 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? अगला प्रश्न क्या है? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेगा, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था, उसने कहा था कहानी में जो जिक्र किया गया वह 77 था। क्या था? 77। तो आपका 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, वो कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। कैसा रूप है? कल्पित रूप है। और ये भी याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगर इनके माता की बात करें, किनके माता की बात करें? रामधारी सिंह दिनकर की, तो याद रखिएगा मनरी देवी। और अगर पिता की बात करें तो याद रखिएगा रवि सिंह। क्या है पिता का नाम? रवि सिंह। तो आपका 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? क्या है प्रश्न? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में, यानी 1952 में। ठीक है। तो आपका 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, कवि ने कहा किसकी रचना है? बताना है कि कवि ने कहा किसकी रचना है। तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, कवि ने कहा यह ज्ञानेंद्र पति जी की रचना। किनकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति जी की रचना। और अगर पूछ लिया जाए कि कवि ने कहा यह कब प्रकाशित हुआ, क्या है? कवि ने कहा कब प्रकाशित हुआ, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेंगे, ये जो है 2007 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 2007 में। और अगर इनकी दूसरी रचना, किनकी? ज्ञानेंद्र पति जी की दूसरी रचना की बात करें तो इनकी दूसरी रचना है संशयात्मा। क्या है? संशयात्मा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जो है वो आधुनिक काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक काल के। तो आपका 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? क्या अगला प्रश्न? ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र पति का जो है वो काव्य नाटक कौन सा है? एक चक्र नागरी। क्या? एक चक्र नागरी। तो आपका 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? तो सभी स्टूडेंट याद रखिए, ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म है वो 1950 में हुआ था। 1950 में। और डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था?
1 जनवरी को। कब? 1 जनवरी को। ठीक है, तो आपका 24 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न क्या दोस्त? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा अच्छे से कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था दोस्त? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम, पिता का क्या नाम था? क्या? अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी के जो पिता का नाम था वो परमानंद वाजपेयी था। क्या था दोस्त? परमानंद वाजपेयी। अगर इनके माता जी का पूछे, इनकी माता जी का नाम पूछे तो याद रखिएगा इनके माता जी का जो नाम है वो निर्मला देवी है। क्या है? इनके माता जी का नाम निर्मला देवी है। तो आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या? अगला प्रश्न, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विधा है? यह उपन्यास है। क्या? यह एक उपन्यास है। क्या? उपन्यास। तो आपका 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? अगला प्रश्न क्या है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी का जो निवास स्थान वो रायपुर छत्तीसगढ़ है। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगर इनकी जन्म स्थान की बात करें तो इनकी जन्म स्थान अच्छे से याद रखिएगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ जन्म स्थान? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्त, तो आपका अगला प्रश्न है कि रघुवीर साय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्या? अगला प्रश्न, रघुवीर साय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, लोग भूल गए हैं के लिए मिला था। किसके लिए? लोग भूल गए हैं के लिए मिला था। अगर रघुवीर साय का जन्म की बात करें, किनके? रघुवीर साय के जन्म की बात करें तो सही से याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 9 दिसंबर 1929 में। और अगर निधन की बात करें तो निधन याद रखिएगा अच्छे से कि 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 30 दिसंबर 1990 में। तो आपका 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना निम्न में से कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो अच्छे से याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किनकी रचना? गजानन माधव मुक्ति बोध की। किनकी दोस्त? गजानन माधव मुक्ति बोध की। अगर इनके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो अच्छे से याद रखिएगा, माधवराज मुक्तिबोध है। किनके? गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या है दोस्त? माधवराज मुक्तिबोध। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वो गजानन माधव मुक्तिबोध है। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। और अगर कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किनके? इनमें सिर्फ है नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र, लेकिन पूछ लिया जाए दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो 31 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? अगला प्रश्न क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम जो था वह धर्म देवी है। क्या? धर्म देवी है। क्या? धर्म देवी। अगर इनके पिता की नाम पूछ लिया जाए तो अच्छे से याद रखिएगा, तारिफ सिंह है। क्या? तारिफ सिंह है। तो आपका 32 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है, इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?
तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखे, इतने पाठ का प्रकाशन कब हुआ? 1980 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1980 में। अगर इनकी रचना पूछ लिया जाए कि इनके लेखक कौन है, तो अच्छे से याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह है। तो आपका 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? क्या अगला प्रश्न? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। और आपका अगला प्रश्न है कि त्रिधारा किसकी रचना है? अगला प्रश्न क्या दोस्त? त्रिधारा किसकी रचना है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगर इनका जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्त? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो आपका 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी स्टूडेंट याद रखें, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योग पुस्तक जो है वो नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं दोस्त? नामवर सिंह। तो आपका 36 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है इंद्रजाल। क्या है अगला प्रश्न? इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है दोस्त? इंद्रजाल कथा के संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। तो आपका 37 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपका अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वह वाराणसी में है। कहाँ है? जन्म स्थान वाराणसी में। अगर आप लोगों से पूछे कि इनका जन्म कब हुआ, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और अगर निधन की बात करें तो निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 में। कब हुआ था दोस्त? 15 नवंबर 1937 में। तो आपका 38 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी कब प्रकाशित हुआ? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? कामायनी कब प्रकाशित हुआ? तो कामायनी जो प्रकाशित हुआ 1936 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1936 में। तो आपका 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? भूषण हाजरा भी है, भूषण उल्लास भी है, यानी अगर कहा जाए तो उपर्युक्त दोनों होगा। क्या होगा दोस्त? उपर्युक्त दोनों। तो आपका 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि भूषण का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या दोस्त? भूषण का जन्म हुआ था। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, भूषण का जो जन्म है वो 1613 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1613 में। अगर इनके निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 1715 में। कब हुआ था दोस्त? 1715 में। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि नाभादास की रचना नहीं है, इनमें बताना है कि नहीं है। कौन सी रचना नाभादास की नहीं है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, अष्टयम भी नाभादास का ही है, भक्तमाली ये भी नाभादास का ही है, छप्पन ये भी नाभादास का ही है, लेकिन गीतावली ये नाभादास की नहीं है। तो फिर ये गीतावली है किनका? तो अच्छे से याद रखिएगा, गीतावली को जो लेखक है वो तुलसीदास जी है। कौन है दोस्त? तुलसीदास जी। तो आपका 42 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गीतावली जो है यह नाभादास जी की रचना नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? बीजक के रचयिता कौन है? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, बीजक के जो रचयिता है वो कबीरदास जी है। कौन है दोस्त? कबीरदास जी। आपका 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे किया? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है ये अपनी आंख की उपमा किससे किया? दर्पण से किया। किसी दोस्त? दर्पण से। तो आपका 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? अगला प्रश्न क्या है दोस्त? मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, मीरा ने जो अपना प्रियतम किसे माना है?
कृष्ण जी को मनाए। किनको मनाए? कृष्ण जी को। तो आपका 45 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? अगला प्रश्न क्या है? गैंग्रीन बीमारी का संबंध किस कहानी से है? सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, गैंग्रीन बीमारी का जो संबंध रोज कहानी से। किस कहानी से दोस्त? रोज कहानी से। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो अच्छे से आप सभी याद रखिएगा, सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। रोज कहानी के लेखक कौन है? सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। तो आपका 46 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? अगला प्रश्न क्या है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? वो निराला जी की रचना है। किन की रचना है दोस्त? निराला जी की रचना है। तो आपका 47 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि 1995 में परिवेश संपन्न किसे प्राप्त हुआ? क्या अगला प्रश्न 1995 परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखिएगा, 1995 में परिवेश सम्मान जो प्राप्त हुआ वो नहीं तो बालकृष्ण भट्ट को प्राप्त हुआ, नहीं तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी को प्राप्त हुआ, नहीं तो मोहन राकेश जी को हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फिर मिला था किनको? ये भी तो याद ना होना चाहिए दोस्त। तो 1995 में परिवेश सम्मान जो हुआ किसे प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था। किनको दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। तो अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा। क्या अगला प्रश्न? ओ सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया है? और सदा नीरा किसको नियमित बनाकर लिखा गया? तो सभी स्टूडेंट अच्छे से याद रखेगा, गंडक को। किनको दोस्त? गंडक को। किनको? गंडक को। और अगर इनकी लेखक की ये क्या कहते हैं, ये ओ सदा नीरा है क्या, अगर ये पूछ दिया जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, तो सही से याद रखेगा, ओ सदा नीरा जो यह एक निबंध है। क्या है दोस्त? यह एक निबंध है, ठीक है। तो आपका 49 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ? तो सभी स्टूडेंट अंतिम प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय जो कब प्रकाशित हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1956 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उर्वशी कब प्रकाशित हुआ, तो अच्छे से याद रखिएगा, 1961 में। उर्वशी कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। और संस्कृत के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुआ? 1956 में। आई होप कि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले प्रश्न में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।